नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। इस हफ्ते अमेरिका में 2 बड़े इवेंट हुए। पहला, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। और दूसरा, मागा क्राउड के चहेते मीडिया पर्सनैलिटी और एक तरीके से अनऑफिशियल एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप के टकर कार्लसन का इंटरव्यू ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान के साथ। ये दोनों इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी तारें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम चाहते थे कि इससे जो चीज़ें निकल के आई हैं उसको लेकर एक प्रोग्राम आपके लिए करें और आपको बताएं कि ईरान के फ्रंट पे या गज़ा के फ्रंट पे आइंदा हफ्तों में या आइंदा महीनों में क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई ट्रंप के साथ। पहले मुलाकात हुई बंद कमरे में, जाहिर है, उसके बाद फिर एक प्रेस के लिए ओपन किया गया, जहां पर हम लोगों ने देखा वो दोनों की आपस में जो बातचीत थी या जो कमेंट्स कर रहे थे पब्लिकली, जो राष्ट्रपति ट्रंप कमेंट्स कर रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू गए थे दोबारा, यानी ये ईरान के अगेंस्ट में एक हमला करने की एक नई प्लानिंग लेके, जिसमें कि जाहिर है कि जैसे पहले बार वाले प्लानिंग में भी अमेरिका के बिना सहयोग से वो नहीं हो सकता था। उनके लाइव मैप, लाइव इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस और इस तरह की जो चीज़ें मुहैया उसने कराई है, उससे वो हमला हुआ था। वैसे ही एक डिमांड लेके इस बार भी गए थे। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस यानी इंक्लिनेशन उनका इस तरफ फिलहाल जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जो गुड कॉप बैड कॉप वाली एक चीज़ है वो खेल रहे हैं। यानी वो बार बार कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अब वहाँ कोई भी यानी न्यूक्लियर एक्टिविटी जो है वो नहीं हो सकती। वो कई सालों उन्होंने पीछे कर दिया है और हम बातचीत करना चाह रहे हैं, एक पेपर पे लाना चाह रहे हैं, डिप्लोमेसी को नया मौका देना चाह रहे हैं। पब्लिकली उन्होंने स्टीव विटकॉफ से पूछा भी कि भाई कब बातचीत हो रही है, तो विटकॉफ ने कहा कि बस जल्दी ही अगले हफ्ते बातचीत हो रही, इस तरह की चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे कही। गज़ा में भी सीज़ फायर को लेके ट्रंप का दबाव जो है वो पहली बार थोड़ा सा दबाव जो है वो पिछले 4 महीनों में वो नेतन्याहू पे पड़ता हुआ दिखा। नेतन्याहू का ये मानना है कि कोई भी जो सीज़ फायर गज़ा में होगी वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस को उसको एज अ विक्ट्री यानी उसको फतह की तरह बेच सकें। अब मसला ये है कि अभी इस हफ्ते ही कम से कम 8 से ऊपर सोल्जर्स जो हैं वो इज़राइल के मारे हैं हमास ने नॉर्दर्न गज़ा में। तो ऐसी सूरत हाल में आप जनता को ये बताना कि हम जीत गए हैं बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट नेतन्याहू के कैबिनेट के अंदर ही और नेतन्याहू के जो पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम है उसके जो कई लोग हैं वो भी इस चीज़ के वो बार बार उनके जो कमेंट्स हैं वो नेतन्याहू के कमेंट से डायमेट्रिकली अपोजिट नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि ये जो टोटल विक्ट्री हमने कोशिश की थी वो अब वहाँ पे संभव नहीं दिख रहा है। जो निगोशिएशंस हो रहे हैं कतार में वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं कि नेतन्याहू का क्या मूड है, क्या नेतन्याहू उस निगोशिएशन को चाहता है या उस निगोशिएशन को नहीं चाहता है, उसमें क्या पाँव खींच रहा है या क्या नई शर्तें उसमें डलवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विटकॉफ का जो इनिशियल प्लान था आज से 4 महीने पहले, मोटा मोटी बातचीत उसी ढर्रे पे हो रही है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका फिलहाल एक वाइडर वॉर के पक्ष में नहीं है। अगर वो वाइडर वॉर के पक्ष में होता तो जब फर्दो और तमाम दूसरे रिएक्टर्स पे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लांट्स पे हमला हुआ उस समय ही वो और डिवास्टेटिंग हमला यानी बूट ऑन ग्राउंड और इस तमाम चीज़ें कर सकता है। लेकिन जो रीजनल एलाइज हैं यानी पर्शियन गल्फ के जो ममालिक हैं उन्होंने भी अमेरिका को ये कहा है कि अगर वाइडर वॉर जो है वो होता है तो ऑयल प्राइसेस और तमाम कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे और उसको रोकने का यानी इस एक्सकेलेशन को रोकने का हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं रह जाएगा। तो ये 2 चीज़ें जो है वहाँ देखी जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुई वो ये था कि टकर कार्लसन ने एक इंटरव्यू किया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के साथ में। ये आमने सामने बैठ के नहीं हुआ, ये यानी
किसी प्लेटफॉर्म पे, जूम या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे ये इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया गया। पजेश्कियान फ़ारसी ज़बान में बोल रहे थे और ट्रांसलेटर के थ्रू ये इंटरव्यू दे रहे थे। ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है इसलिए क्योंकि जिस किस्म का एक जिसको कहते हैं एक इंटरनल डिवाइड, एक वेज क्रिएट करने की कोशिश वेस्टर्न मीडिया ईरान के अंदर करता है, उसके जवाब में मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू जो है इसलिए स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है ईरान के लिए कि वो भी अगर पब्लिक स्फेयर में इस तरह की कोई कोशिश होती है जिसमें कि इंटरनल यानी कॉन्ट्राडिक्शंस को यूज करने की कोशिश वेस्ट करता है, तो ईरान भी उसको सिमिलर वे में अमेरिका के अंदर के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरव्यू अव्वल तो देखें, टकर कार्लसन के पास अभी कोई टीवी चैनल है नहीं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो अपने जो एक्स और यूट्यूब के पे जो उनके वीडियोस हैं उसी पे वो अपना चलाते हैं। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि मिलियंस एंड मिलियंस में वो व्यूज़ जो हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लेकिन इस बात को यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि पजेश्कियान इसके लिए इसलिए अग्री किए उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए क्योंकि टकर कार्लसन जो है वो एक तरीके से वॉइस है मागा क्राउड का जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, यानी मागा का वो हिस्सा जो चाहता है कि अमेरिका दूसरे देशों पे हमला ना करे, दूसरे वॉर्स में मुलव्विस ना हो, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, नेतन्याहू के कहने पर उसकी जंग को अपनी जंग ना बनाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं मागा का एक फैक्शन है जो वोकल भी है और जो कॉन्फिडेंट भी है और जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप सुनते हैं। हालांकि हमला उन्होंने फिर भी ईरान पे किया, लेकिन हमले को वाइड स्प्रेड नहीं किया। इसके पीछे रीज़न ये है कि अव्वल तो ये कि उनका डर कि ईरान का रिटेलिएशन जो है वो और शदीद हो सकता है, और दूसरा ये कि जो अपनी इंटरनल क्राउड है उसको वो खोना नहीं चाहते। अब सिचुएशन और भी मुश्किल होती जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर मिड टर्म में मागा को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वही सारा काम कर रहे हैं जो उससे पहले के उनकी ज़बान में जो एलीट्स हैं, जो यानी एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो डीप स्टेट है, अगर वही काम डोनाल्ड ट्रंप भी करेंगे तो यही वोटर्स जिन्होंने एंटी वॉर प्लेटफॉर्म पे वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो मिड टर्म इलेक्शन अगले साल जो कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शंस होंगे उसमें दूसरी जगह वोट कर सकते हैं। अब ये भी मसला है कि एलन मस्क ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है और वो कह रहे हैं कि वो कुछ सीनेट में और कांग्रेस के कुछ 8-10 सीट और सीनेट के 2-3 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हेल्प करेंगे, तो ये मागा क्राउड उस तरफ भी ग्रेविएट कर सकती है। तो ये समझ ईरान को भी है और शायद इसलिए उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति ने मागा क्राउड से डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश की और उनको ये लगा कि टकर कार्लसन का इंटरव्यू जो है, टकर कार्लसन चूंकि एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं उस आइडियोलॉजी के, उस माइंडसेट के, तो इससे बेहतर क्या हो कि उनको ये इंटरव्यू दी जाए। इंटरव्यू मैंने पूरा देखा, कई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें कही गई हैं। डिप्लोमेसी की बात बार बार पजेश्कियान भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है, अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बातचीत के दरमियान में इसने इजराइल की मदद की ईरान पे हमला करने के लिए। तो अब मामला घूम फिर के इस पे आ जाता है कि क्या अमेरिका को ट्रस्ट किया जा सकता है। ईरान के पास ऑप्शंस ये भी है कि वो निगोशिएशंस में इंडल्ज करे और पीछे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अभी तक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसका मिलिट्री डायमेंशन भी बनाए। दूसरा ये है कि किसी किस्म की अभी डील कर ले, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है अपलिफ्ट करवा ले, इस तरह की तमाम चीज़ें कर ले और उसके बाद टाइम बाइड करे अपने डिफेंसेस को, अपने आर्मी को, अपने मिसाइल प्रोग्राम को, सबको वापस से मजबूत करे एंड देन लिव टू फाइट अनदर डे। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ईरान के पास भी अवेलेबल हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो कैसे किया जाए। जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है तो मुझे लगता है अभी भी कि डिप्लोमेसी हम लोग देखेंगे आइंदा हफ्तों में। हो सकता है कि कमोबेश यानी एक जिस मसौदे पे काम ऑलरेडी हो गया था, 5 राउंड की डिस्कशन जो है वो आराक्ची और स्टीव विटकॉफ में हो चुकी थी,
शायद उसी मसौदे को आगे ले जाने की बात हो। इंटरव्यू में एक चीज़ बार बार देखी गई, ये पजेश्कियान के इंटरव्यू में भी देखा गया और आरक्ची के भी इंटरव्यू में देखा गया कि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन वहाँ पे क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि हमने 5-6 हफ्तों में विटकॉफ के साथ मुझे जो डील थी उसमें इतनी चीज़ें अचीव कर ली थी जितनी कि हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिछले 4 सालों में नहीं की थी। यानी वहाँ पर भी एक वेज क्रिएट करने की वहाँ पे कोशिश दिख रही है। जिस तरह का वेज अमेरिकन एलिट्स जो हैं वो ईरान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह का वेज ईरान भी कोशिश कर रहा है। अब चूंकि वॉर को रुके हुए 15-16 दिन हो गए हैं, तो कुछ और चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं ईरान से। एक चीज़ जो यहाँ पे देखा गया वो ये कि जो एविन प्रिजन था जिस पे इजराइल ने हमला किया था, ये बताने के लिए कि देखो ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हम छुड़वा रहे हैं। अब ये पता चला है कि उसका जो एक सेल था जिसमें ट्रांसजेंडर अपराधी रहते थे, उस पे वो बॉम्ब डायरेक्ट गिरा और 100 से अधिक ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं। इसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके मिलने वाले लोग, उनके यानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उनके लॉयर्स और इनकी भी बड़ी तादाद में मौत हुई है। तो यानी ये जो दाव था इजराइल का कि वो ईरान में जो एक छोटा सा तबका प्रो इजराइल है उसको ये दिखाए कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम इस रिजीम के अगेंस्ट तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा हिस्सा बनेंगे, उसको उन्होंने खो दिया बेसिकली। क्योंकि जिन पे हमला किया गया, जिन लोगों पे, वो बेसिकली उसी लिबरल तबके से आते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल था। दूसरी चीज़ जो और एक निकल के आई है वो ये कि इजराइल ने जो बार बार ये दावे किए थे, 2 दावे किए थे। एक कि ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो खाली जगहों पे गिर रहे हैं और उससे इजराइल का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि उन्होंने ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं 1/3 से ज़्यादा लॉन्चर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये दोनों झूठ जो है वो इस वीक उसका पर्दाफाश हो गया। जैसे जैसे सेंसरशिप इजराइल से हट रही है, न्यूज़ निकल के आ रही है। टेलीग्राफ ने एक न्यूज़ जो है वो वहाँ के सोर्सेज से लीक की, ऑफिशियल कंफर्मेशन ये आया कि तमाम बड़े जो इजरायली अड्डे थे, हवाई अड्डे, आर्मी बेसेस, इसके अलावा कुछ ऐसे आर्मी बेसेस जिनको रिवील नहीं किया था इजराइल ने, उन सब जगहों पे ईरान ने मिसाइल जो है वो दागी हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी उसमें स्केल में देखने को मिला है। दूसरा ये कि जो लॉन्चर्स की बात कह रहे थे कि हमने 1/3 लॉन्चर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उसका भी अब सारे वीडियोज़ एनालाइज करने से पता चला है कि टोटल, हालांकि इजराइल ये क्लेम करता है कि हमने 400 में से करीब 100 कुछ लॉन्चर्स जो हैं हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन अगर वो आप टोटल नंबर्स को देखें तो वो नंबर जो है वो 27 बनती है। यानी अगर इजराइल के नंबर पे भी जाएं कि ईरान के पास 400 लॉन्चर्स हैं तो उसमें 27 लॉन्चर्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, यानी तकरीबन 1% के आसपास लॉन्चर्स जो डिस्ट्रॉय किए। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं ईरान में, उनके थ्रू हमें ये पता है कि तकरीबन 1400 से 1600 के आसपास लॉन्चर्स हैं, जो आगे अगर लड़ाई और वृहत होगी तो बड़ी संख्या में आप वहाँ मिसाइल्स को देख पाएंगे कि उसको कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी इस फ्रंट पे, ईरान के फ्रंट पे। चूँकि ये 2 बड़ी घटनाएं इस वीक हुई थी तो हमने सोचा कि आपके लिए एक रैप अप लेके आएँ। और भी कुछ होता है इस पे, चाहे वो सीज़ फायर को लेके या और चीज़ों को लेके और भी कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।